सारे के सारे लोग यहाँ पर जुड़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने बात की थी अबाउट द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी या 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के बारे में, उस धार्मिक आंदोलन के बारे में, उस रिलीजियस मूवमेंट के बारे में जो कि 600 बीसी में हुआ और जिसके तहत हमारे देश में दो धर्मों की स्थापना हुई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यानी कि लास्ट क्लास में हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट राइज ऑफ मगध या मगध के उत्कर्ष के बारे में। और आप जानते हैं कि मगध का उत्कर्ष भी 600 ईसा पूर्व में हुआ, जब हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 16 महाजनपदों के बारे में। वो 16 महाजनपद जिनके बारे में हमें जानकारी एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से चली थी। यानी कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी के सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र नामक दो ग्रंथ हैं, जिसमें अंगुत्तर निकाय एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एक बौद्ध ग्रंथ है। और अगर हम बात करें भगवती सूत्र की तो वो एक जैन टेक्स्ट, एक जैन ग्रंथ है, जहां से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली। इन 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं। अंग की राजधानी चंपा या चंपा नगरी, मगध की राजधानी राजगृही हुआ करती थी, दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनी। काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। चेदी की राजधानी शुक्तिमती हुआ करती थी, कुरु की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। इसके अलावा पांचाल की राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, शूरसेन की राजधानी हुआ करती थी मथुरा, अश्मक की राजधानी पोटन या पोटली हुआ करती थी, अवंती की राजधानी उत्तर में उज्जैन और दक्षिण में माहिष्मती हुआ करती थी। इसके बाद गंधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक या लाजपुर या राजापुर, उसके बाद वज्जी की राजधानी वैशाली और फिर लास्ट में मल्ल महाजनपद जिसकी राजधानी कुशीनगर और पावापुरी हुआ करती थी। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट, हेडिंग डाल लीजिए, राइज ऑफ मगध, यानी कि मगध का उत्कर्ष। आज हम बात करेंगे अबाउट राइज ऑफ मगध या मगध के उत्कर्ष के बारे में। बेसिकली इस टॉपिक में हम बात करेंगे उन डायनेस्टीज, उन राजवंशों के बारे में जिनकी शुरुआत कहां से हुई थी, मगध से हुई थी। और आप जानते हैं कि मगध में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशाल साम्राज्य या एम्पायर कौन सा हुआ, मौर्यन एम्पायर या मौर्य वंश, जिसको बेसिकली हम पढ़ते हैं मौर्यन पीरियड या मौर्य काल में। लेकिन मौर्यन पीरियड को शुरू करने से पहले, उससे पहले का पीरियड और उससे बाद का पीरियड हम यहां पर डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब मौर्यन पीरियड शुरू होने से पहले का जो पीरियड है दैट इज नोन एज, उसी को हम कहते हैं प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल। और ध्यान रखेंगे, प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल वो काल है, वो पीरियड है जो कि मौर्यन एम्पायर शुरू होने से पहले हुआ करता था, जिसमें हमारे देश में 3 डायनेस्टीज या 3 राजवंश चले, जिसमें सबसे पहला राजवंश, सबसे पहली डायनेस्टी कहलाती है हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश, जिसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, जिसकी स्थापना बिंबिसार नामक शासक के द्वारा की गई थी। हरियक वंश के बाद शिशुनाग वंश के बारे में हम बात करेंगे प्री मौर्यन पीरियड में, जिसकी स्थापना शिशुनाग नामक शासक के द्वारा की गई थी। और फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी या नंद वंश। कहने का मतलब प्री मौर्यन पीरियड में हम 3 डायनेस्टीज पढ़ने वाले हैं, हरियक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसके अलावा प्री मौर्यन पीरियड में ही हमारे देश में 2 विदेशी आक्रमण हुए, 2 फॉरेन इन्वेजन्स हुए। और वो जो 2 फॉरेन इन्वेजन्स हुए या विदेशी आक्रमण हुए, उसमें सबसे पहला पर्शियन इन्वेजन या ईरानी आक्रमण कहलाता है। आप कह सकते हैं कि हमारे देश पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले फॉरेनर्स या सबसे पहले विदेशी कौन थे, पर्शियंस, यानी कि ईरानी। आज जो ईरान है उसी को प्राचीन काल में पर्शिया कहा जाता था, फारस कहा जाता था।
और वहीं का आक्रमण हमारे देश में हुआ सबसे पहले। और अगर दूसरे फॉरेन इन्वेजन की बात करें तो भारत पर होने वाला दूसरा विदेशी जो आक्रमण हुआ वो हुआ ग्रीक इन्वेजन यानी कि यूनानी आक्रमण। और ध्यान रखेंगे ग्रीक इन्वेजन या यूनानी आक्रमण में हम बात करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान की। वही अलेक्जेंडर वही सिकंदर जो कहां से आया था, ग्रीस यानी कि यूनान के मैसेडोनिया या मकदूनिया नामक स्थान से आया था। लेकिन नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद या घनानंद, जिसकी हत्या अपने गुरु चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने की, और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध के सबसे बड़े और विशाल राजवंश की स्थापना की गई, जिसे हम मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो कि इसका संस्थापक हुआ। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ अशोका द ग्रेट या अशोक महान, और फिर अशोक के उत्तराधिकारी या सक्सेसर्स। और जैसे ही मौर्यन पीरियड समाप्त हुआ तो मौर्यन पीरियड समाप्त होते ही अगला जो पीरियड है दैट इज नोन एज पोस्ट मौर्यन पीरियड, उसे हम कहते हैं मौर्योत्तर काल। पोस्ट मौर्यन पीरियड या मौर्योत्तर काल, जिसमें सबसे पहला वंश कहलाता है शुंगा डायनेस्टी या शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही शुंग वंश की स्थापना की गई, जिसे भारत का सबसे पहला ब्राह्मण वंश कहा जाता है। शुंगा डायनेस्टी या शुंग वंश के बाद कन्वा डायनेस्टी या कन्व वंश आया, और उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र सातवाहन डायनेस्टी या आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी यानी कि मौर्योत्तर काल में भी हमारे देश में कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हुए, कुछ विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी थे इंडो ग्रीक्स यानी कि हिंद यूनानी शासक। हिंद यूनानियों के बाद यहां पर अटैक हुआ सीथियंस यानी कि शकों का, शकों के बाद आए पर्थियंस यानी कि पल्लव, और फिर उसके बाद यहां पर कुषाण डायनेस्टी या कुषाण वंश का शासन रहा। तो कहने का मतलब यह है कि राइज ऑफ मगध टॉपिक में हमें कुल 7 डायनेस्टीज या 7 राजवंशों के बारे में बात करनी है, और वो 7 राजवंश हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश होते हैं। और साथ में हम बात करेंगे 6 विदेशी आक्रमणों के बारे में, 2 प्री मौर्यन पीरियड में ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण, और फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड में इंडो ग्रीक्स, शक, पल्लव और कुषाण। यह है लेआउट राइज ऑफ मगध का, जिसमें हमें पढ़ने हैं मगध के राजवंश। तो आप चाहें तो इस लेआउट को बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो कि हमें पढ़ना है किसमें, राइज ऑफ मगध टॉपिक में। जल्दी से नोट कर लीजिए, बातचीत बस स्टार्ट करते हैं। डन। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्री मौर्यन पीरियड के बारे में या पूर्व मौर्यकाल के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्यकाल। प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्यकाल। और प्री मौर्यन पीरियड में ही मगध का सबसे पहला राजवंश, मगध की सबसे पहली डायनेस्टी होती है। हेडिंग डालेंगे हरियंका डायनेस्टी या हर्यक वंश। तो आज हम बात करने वाले हैं प्री मौर्यन पीरियड में सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी या हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश जिसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 412 ईसा पूर्व तक रहा।
यानी कि 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक का जो पीरियड है दैट इज नोन एज हरियंका डायनेस्टी। इसी को हम हरियक वंश कहते हैं। और ध्यान रखेंगे हरियक वंश को ही पितृहंता डायनेस्टी या पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसे पितृहंता वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश में दो पिता शासकों की हत्याएं उनके दो पुत्र शासकों के द्वारा की गई, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे पितृहंता वंश की भी संज्ञा दी है। जैसे सबसे पहले आया बिंबिसार, तो बिंबिसार की हत्या करके उसका बेटा अजातशत्रु सिंहासन पर बैठा। फिर अजातशत्रु का बेटा उदयन अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन पर बैठा। यानी कि दो पिताओं की हत्या दो पुत्रों के द्वारा की गई, इसीलिए इस राजवंश को पितृहंता डायनेस्टी या पितृहंता वंश भी कहा जाता है। एंड द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश का संस्थापक हुआ बिंबिसार। तो सबसे पहला शासक लिखेंगे बिंबिसार। और ध्यान रखेंगे देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बिंबिसार एंड बिंदुसार। बिंबिसार हरियक वंश का सबसे पहला शासक था और बिंदुसार के बारे में हम पढ़ेंगे मौर्य एम्पायर या मौर्य साम्राज्य में। तो दोस्तों सबसे पहले 544 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 492 ईसा पूर्व तक मगध में शासन किया बिंबिसार ने। तो सबसे ही पहला शासक हम लिखते हैं मगध का बिंबिसार। मगध में हरियक वंश या पितृहंता वंश का सबसे पहला शासक हुआ बिंबिसार। सबसे ही पहला पॉइंट लिखेंगे ही वॉज कंटेम्परेरी टू गौतम बुद्ध। लिखेंगे यह गौतम बुद्ध के समकालीन था। ही वॉज कंटेम्परेरी टू गौतम बुद्ध, यह गौतम बुद्ध के समकालीन था। कहने का मतलब जिस समय गौतम बुद्ध एग्जिस्ट किया करते थे उसी समय मगध में हरियक वंश का शासक बिंबिसार हुआ करता था। बिंबिसार के द्वारा हरियक वंश की स्थापना की गई। और ध्यान रखेंगे ही मेड हिज कैपिटल टू राजगिरी, और इसने मगध की सबसे पहली कैपिटल सबसे पहली राजधानी राजगृही को बनाया। राजगृही या गिरिव्रज हरियक वंश की कैपिटल या राजधानी हुआ करती थी या सबसे पहली कैपिटल हुआ करती थी। इसके बाद अगले पॉइंट में लिखेंगे ही अटैक्ड अंग एंड एडेड इट इनटू मगध। इसने अंग पर आक्रमण करके उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। और याद कीजिए जब हम 16 महाजनपद पढ़ रहे थे तो 16 महाजनपदों में हमने सबसे पहले ही अंग महाजनपद के बारे में बात की थी। वो अंग महाजनपद जो कि वर्तमान में बिहार का भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र है, जिसकी राजधानी चंपा या चंपा नगरी हुआ करती थी। बिंबिसार के ही द्वारा अंग पर आक्रमण करके उसे जीता गया और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। कहने का मतलब मगध के साथ साथ अब अंग भी किसका भाग हो चुके थे? मगध साम्राज्य या हरियक वंश का भाग हो चुके थे। इसके अलावा बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंधों का भी इस्तेमाल किया। कहने का मतलब बाकी देशों की राजकुमारियों के साथ विवाह करके इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और यही कारण है कि बिंबिसार की सबसे पहली पत्नी थी चेलना, जो कि लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अपना सबसे पहला विवाह लिच्छवी गण के शासक चेटक की बहन चेलना के साथ किया था।
इसके अलावा बिंबिसार ने दूसरा विवाह कौशल देवी के साथ किया या महाकोशला के साथ किया? बिंबिसार ने दूसरा विवाह कौशल देवी के साथ किया, जो कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन हुआ करते थे। उस समय कौशल का शासक हुआ करता था प्रसेनजीत। उसी के साथ बिंबिसार ने विवाह किया था, और ध्यान रखेंगे प्रसेनजीत से ही इसने दहेज में प्राप्त किया था काशी। यानी कि अब काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी, वो भी मगध का भाग बन चुका था। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे इसने थर्ड मैरिज या तीसरा विवाह कुरु की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया था। इसकी तीसरी पत्नी थी क्षेमा, जो कि प्रिंसेस ऑफ कुरु के ही पास मद्र देश की राजकुमारी हुआ करती थी क्षेमा, जिससे भी बिंबिसार के द्वारा विवाह किया गया था। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये सब बातें आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, ना ही पूछी जाती हैं। आपसे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछेंगे कि बताइए बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? बिंबिसार के ही दरबार में इसका रॉयल फिजिशियन, इसका राजवैद्य हुआ करता था जीवक। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक हुआ करता था, और इसने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा था, बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, क्योंकि वो पीलिया ग्रस्त था। तो ध्यान रखेंगे, या आप लिखेंगे ही सेंट जीवक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ He sent जीवक for the treatment of चंड प्रद्योत of अवंती who was suffering from jaundice। इसने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा, जो कि पीलिया ग्रस्त था। ये बिंबिसार से पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, मगध के पहले राजवंश हर्यक वंश का सबसे पहला शासक बिंबिसार अपने पुत्र के ही हाथों मारा गया। बिंबिसार की हत्या इसी के पुत्र के द्वारा कर दी गई, और इसी के पुत्र ने इसकी हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया, और वो अगला शासक बना अजात शत्रु के नाम से। नेक्स्ट लिखेंगे अजात शत्रु, जिसका कोई भी शत्रु न जन्मा हो, वही क्या कहलाता है? अजात शत्रु। कुछ कुछ ग्रंथों में इसी के नाम का उल्लेख मिलता है कुणिक के रूप में, इसी को कुणिक भी कहा जाता है। बिंबिसार की हत्या करके इसी का पुत्र अजातशत्रु मगध का अगला शासक बना।
492 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 460 ईसा पूर्व तक मगध में शासन किया अजातशत्रु ने। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी, शासक बनने के बाद इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत पर आक्रमण किया। कौशल का राजा जो कि प्रसेनजीत हुआ करता था, जिसकी बहन के साथ विवाह हुआ था बिंबिसार का, उसी प्रसेनजीत पर अजातशत्रु के द्वारा आक्रमण किया गया और इसने प्रसेनजीत को पराजित किया। लेकिन उसके बाद अजातशत्रु और राजा प्रसेनजीत के बीच में संधि हुई और अजातशत्रु ने राजा प्रसेनजीत की ही पुत्री वाजिरा के साथ विवाह कर लिया। इसकी पत्नी का नाम था वाजिरा, हु वॉज डॉटर ऑफ प्रसेनजीत, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। अजातशत्रु के द्वारा वाजिरा नामक राजकुमारी के साथ विवाह किया गया था, जो कि राजा प्रसेनजीत की पुत्री हुआ करती थी। इसके अलावा आपसे सवाल पूछेंगे कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की ही मृत्यु एक ही शासक के शासनकाल में हुई थी। वो शासक कौन था? तो हम सब जानते हैं 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का हुआ और 468 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण हुआ महावीर स्वामी का। और उस समय दोनों की ही मृत्यु के समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे बोथ गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी। लिखिए बोथ गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी डाइड इन द रूलिंग पीरियड और इन द राइन ऑफ अजातशत्रु। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुई। बोथ गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी डाइड इन हिज रूलिंग पीरियड। हम सब जानते हैं 483 बीसी में महापरिनिर्वाण हुआ गौतम बुद्ध का और 468 बीसी में महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि मृत्यु हुई महावीर स्वामी की। और दोनों ही की मृत्यु के समय मगध का शासक अजातशत्रु हुआ करता था। और याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल में हुई तो अजातशत्रु के ही द्वारा बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण करवाए गए। और इसी अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल या प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया। इसी के द्वारा 483 बीसी में 483 ईसा पूर्व में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल या प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया गया, जो कि कहां पर हुआ था? भाई उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी, तो राजगृह के ही सप्तपर्णी केव या सप्तपर्णी गुफा में। राजगृह के सप्तपर्णी केव या सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया। और आप जानते हैं दो महत्वपूर्ण काम या वो महत्वपूर्ण काम जो इस बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ वो ये था कि बुद्धिज्म में बौद्ध धर्म में दो पिटक जोड़े गए। एक कहलाता था सुत्त पिटक और एक कहलाता था विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक दो ग्रंथों को बुद्धिज्म में जोड़ा गया था या बौद्ध धर्म में शामिल किया गया था।
क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, अजात शत्रु के ही द्वारा अपने शासनकाल में दो नए शस्त्र या दो नए हथियार इस्तेमाल करने की शुरुआत की गई थी, जो कहलाते थे, एक कहलाता था रथ मूसल और एक कहलाता था महाशिला कंटक। रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक दो नए आर्म्स या हथियारों का इस्तेमाल करने की शुरुआत भी अजात शत्रु के ही द्वारा उसके शासनकाल में की गई थी। जो काम अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के साथ किया, बिल्कुल वही कार्य अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने अजात शत्रु के साथ भी किया। कहने का मतलब, अजात शत्रु की हत्या भी इसी के पुत्र के द्वारा की गई और वो मगध का अगला शासक बना, जिसका नाम था उदयन, या कुछ कुछ ग्रंथों में इसी का नाम लिखा हुआ मिलता है, उदयभद्र। 460 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 440 ईसा पूर्व तक मगध में शासन किया उदयन ने। पहले बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, फिर अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की। जैसी करनी वैसी भरनी। और क्योंकि दो पिताओं की हत्या दो पुत्रों के द्वारा की गई, इसीलिए इस वंश को इतिहासकारों ने पितृहंता वंश की भी संज्ञा दी है। इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, उदयन से पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उदयन के ही द्वारा अपने शासनकाल में गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की गई। मगध में पाटलिपुत्र का संस्थापक ही किसे माना जाता है? उदयभद्र या उदयन को माना जाता है। और ध्यान रखेंगे, इसी ने मगध की राजधानी को राजगृही से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और अब मगध की न्यू कैपिटल या नई राजधानी बन गई पाटलिपुत्र, या जिसे कुसुमपुरा भी कहा जाता था। उदयन के द्वारा गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की गई और पाटलिपुत्र को ही उदयन के द्वारा मगध की कैपिटल या अगली राजधानी बना लिया गया। इसके बाद हर्यक वंश में 3 और शासक हुए। उदयन के बाद आया अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद आया मुंडा या मुंडक, लेकिन आपको याद रखना है केवल और केवल लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, हरियक वंश का अंतिम शासक हुआ नागदशक। इसी नागदशक का एक महामंत्री, एक महामात्य हुआ करता था, जिसका नाम था शिशुनाग। उसी शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके मगध में दूसरी डायनेस्टी या दूसरे राजवंश की स्थापना की अपने ही नाम से, जो कहलाता है शिशुनाग वंश, या जिसे शिशुनाग डायनेस्टी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, हर्यक वंश के बाद मगध का अगला राजवंश हुआ शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश। हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, शिशुनाग डायनेस्टी। इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक, और ध्यान रखेंगे जिसमें सबसे पहला शासक और संस्थापक हुआ शिशुनाग 412 बीसी से लेके 394 बीसी तक। यहां पर 84 लिखा है, इसको
394 कर लीजिए। 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश में शासन किया सबसे पहले शासक शिशुनाग ने। इसी के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखेंगे, जब मगध का शासक शिशुनाग बना तो इसने सबसे ही पहला काम क्या किया, इसने अवंती पर आक्रमण करके प्रद्योत वंश का अंत किया और अवंती को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। लिखेंगे ही अटैक्ड अवंती, इसके द्वारा अवंती पर आक्रमण किया गया। ही अटैक्ड अवंती या इसके द्वारा अवंती पर आक्रमण किया गया। एंड ही डिस्ट्रॉयड प्रद्योत डायनेस्टी, और इसने वहां पर प्रद्योत वंश का अंत किया। ही डिस्ट्रॉयड प्रद्योत डायनेस्टी या इसने प्रद्योत वंश का अंत किया। उस समय अवंती में प्रद्योत वंश या प्रद्योत डायनेस्टी चल रही थी। उसी का अंत करके इसने ही एडेड अवंती इन मगध एम्पायर, इसने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। ही एडेड अवंती इन मगध एम्पायर, इसने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसने क्या किया, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। इसके द्वारा मगध की कैपिटल या मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली लाया गया और वैशाली मगध की अगली कैपिटल या राजधानी बना ली गई। शिशुनाग की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ। और ध्यान रखेंगे, शिशुनाग के बाद इसका पुत्र कालाशोक शिशुनाग वंश का अगला शासक बना, जिसे काक वर्ण भी कहा जाता है या जो काक वर्ण के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी को काक वर्ण कहा जाता है, ये काक वर्ण के नाम से भी प्रसिद्ध है। 394 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 366 ईसा पूर्व तक मगध का शासक हुआ कालाशोक। और हम सब जानते हैं इन 383 बीसी 383 ईसा पूर्व में ही ऑर्गेनाइज्ड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली, क्योंकि इस समय मगध की राजधानी क्या थी, वैशाली। इसी ने द्वितीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया, जो हम ऑलरेडी बुद्धिज्म में पढ़ चुके हैं, जिसकी अध्यक्षता साबक मीर के द्वारा की गई थी। और बौद्ध अनुयायी स्थावीर और महासंगिक में विभाजित हुए थे इसी बौद्ध महासंगीति या इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में। कालाशोक या काक वर्ण के द्वारा दूसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया गया था। और ध्यान रखेंगे, ही अगेन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र, और इसने अपने शासनकाल में पुनः मगध की राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया। 383 बीसी में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में ही हुई, लेकिन उसके बाद इसने अपनी कैपिटल को फिर से चेंज किया, वैशाली से पाटलिपुत्र। और उसके बाद याद रखेंगे, द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी वॉज अ रूलर नेम्ड नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा, अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। नोट कीजिए, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी नंदीवर्धन का एक सचिव हुआ करता था, एक सेक्रेटरी हुआ करता था, जिसका नाम था महापद्मनंद।
उसी महापद्मानंद के द्वारा नंदीवर्धन की हत्या करके मगध के तीसरे राजवंश या तीसरी डायनेस्टी की स्थापना की गई, विच इज नोन एज नंदा डायनेस्टी, जिसे हम नंद वंश के नाम से जानते हैं, जो कहलाती है नंदा डायनेस्टी या जो कहलाता है नंद वंश। 344 बीसी से लेकर लगभग 323 या 322 ईसा पूर्व या बीसी तक मगध का तीसरा राजवंश चला, विच इज नोन एज नंदा डायनेस्टी या जिसे हम नंद वंश के नाम से जानते हैं। जिसकी स्थापना, जिसका फाउंडर हुआ महापद्मानंद। महापद्मानंद के ही द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी और महापद्मानंद ही भारत के इतिहास का, ध्यान रखेंगे, प्रथम शूद्र शासक कहलाता है। अभी तक जितने भी शासकों के बारे में हमने बात की वो क्षत्रिय वर्ण के थे, लेकिन भारत के इतिहास में फर्स्ट शूद्र रूलर या पहला शूद्र शासक हुआ महापद्मानंद। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज 8 सन्स। इसके 8 पुत्र थे। इसके 8 पुत्र थे। और ध्यान रखेंगे महापद्मानंद के ही द्वारा सबसे पहले कलिंग पर आक्रमण किया गया था, या इसने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को जीता था। महापद्मानंद के ही द्वारा कलिंग पर आक्रमण करके उसे जीता गया था। ऐसी जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से चलती है, यानी कि इसके बारे में जानकारी का एक सोर्स है एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा अभिलेख। और ध्यान रखेंगे इस हाथी गुफा अभिलेख को लिखवाने का कार्य खारवेल राजा के द्वारा करवाया गया था। चेदी वंश का सबसे महान राजा हुआ खारवेल। उसी के द्वारा हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया गया था, जिसमें वो बताता है कि महापद्मानंद, जो कि नंद वंश का संस्थापक और प्रथम शासक था, इसने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को जीता था और वहां पर कई सारी नहरें खुदवाई थी या नहरों का निर्माण करवाया था। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि बताइए वो कौन सा शासक था जिसके द्वारा कलिंग विजय प्राप्त करके या कलिंग को जीत के वहां पर नहर खुदवाई जाने के एविडेंसेस हमें मिलते हैं या सोर्सेस हमें मिलते हैं। ही वॉज महापद्मानंद। इसके 8 पुत्र थे। ही हैड 8 सन्स और इसके 8 पुत्र ही इसके बाद एक नंद वंश के सिंहासन पर बैठे। बट द लास्ट एंड द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज हिज 8th सन। इसका 8वां पुत्र इस वंश का अंतिम शासक था, जिसका नाम था धनानंद, या जो इतिहास में घनानंद के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये नंद वंश का अंतिम शासक हुआ, आखिरी रूलर हुआ, और इसी के शासनकाल में एक अति महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। 326 ईसा पूर्व में इन 326 बीसी इसी के शासनकाल में हुआ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, यानी कि सिकंदर का आक्रमण। सर एलिफेंटा केव्स कहाँ है? अरे मेरे भाई, एलिफेंटा केव्स तो मुंबई में है। जिस क्वेश्चन का आंसर आप ऑलरेडी जानते हैं वो मुझसे क्यों पूछना चाहते हैं? क्या आप टेस्ट ले रहे हैं मेरा टेस्ट लेके कहां जाएंगे? आपको पता है ऑलरेडी एलिफेंटा केव्स मुंबई महाराष्ट्र में है। हम एलिफेंटा केव्स के बारे में बात नहीं, हम एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हम एक अभिलेख के बारे में बात कर रहे हैं जिसको
हाथी गुफा अभिलेख कहा जाता है? चेदी वंश के सबसे महान राजा खारवेल के द्वारा लिखवाया गया ये एक अभिलेख है, एक इंस्क्रिप्शन है जो हमें महापद्मनंद के द्वारा कलिंग विजय के बारे में जानकारी देता है और उसके द्वारा वहां पर नहरें खुदवाने की जानकारी देता है। घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ या अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन हुआ। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी घनानंद की हत्या अपने गुरु चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही 25 वर्ष की आयु में घनानंद की हत्या करके मगध के सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजवंश की स्थापना की, विच इज नोन एज मौर्यन एम्पायर, जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। लेकिन मौर्यन एम्पायर को शुरू करने से पहले, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे उन दो फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में, उन दो विदेशी आक्रमणों के बारे में जो कि प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल में ही भारत में हो चुके थे। चलिए जी, हेडिंग डालिए, फॉरेन इन्वेजन्स या विदेशी आक्रमण। फॉरेन इन्वेजन्स या विदेशी आक्रमण, मैंने आपको बताया भारत में आक्रमण करने वाले सबसे पहले विदेशी या सबसे पहले फॉरेन इन्वेडर्स थे पर्शियंस यानी कि ईरानी लोग। तो भारत में सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ, इससे पहले हमारे देश पर कोई विदेशी आक्रमण होने के एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं। हालांकि 1500 ईसा पूर्व में हमने पढ़ा कि भारत में आर्यंस आए थे, आर्यों का आगमन हुआ था, लेकिन भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण माना जाता है जो कि लगभग 519 ईसा पूर्व में हुआ पर्शियंस के द्वारा, ईरानियों के द्वारा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ईरान में एक डायनेस्टी चला करती थी जो कहलाती थी हखामनी डायनेस्टी, जो कहलाती थी हखामनी वंश। और ध्यान रखेंगे, इसी हखामनी वंश का एक रूलर हुआ करता था, एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था साइरस। शायद आपने नाम भी सुना होगा। ईरान में एक डायनेस्टी, एक वंश चला करता था जो हखामनी डायनेस्टी या हखामनी वंश कहलाता था। हखामनी वंश की स्थापना या इसका शासक साइरस के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, साइरस का ही पुत्र हुआ करता था डेरियस फर्स्ट या डेरियस प्रथम, जो कि भारत में आक्रमण करने वाला सबसे पहला विदेशी माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डेरियस फर्स्ट से पहले या डेरियस प्रथम से पहले भारत में विदेशी आक्रमण करने की कोशिश नहीं हुई थी। भाई साइरस ने भी भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप तक तो यह भी पहुंच गया था। लेकिन ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण करने में सफल रहा डेरियस फर्स्ट, या इसी को भारतीय इतिहासकारों ने दारा प्रथम कहा है। ये साइरस का उत्तराधिकारी, साइरस का पुत्र हुआ करता था और लगभग 519 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया था, जिस समय मगध में हर्यक वंश चल रहा था और यहां पर शासन कर रहा था बिंबिसार। इस विदेशी आक्रमण के बारे में जानकारी का सोर्स हमारे पास एक अभिलेख है जो कहलाता है बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन, जो कहलाता है बेहिस्तून अभिलेख, जो हमें कहां से प्राप्त हुआ था? गांधार से। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो बेहिस्तून अभिलेख है ये हमें खरोष्टी लिपि या खरोटी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ मिला है।
बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन या बेहिस्तून अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण 519 ईसा पूर्व में डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम के द्वारा किया गया। ये अभिलेख बेहिस्तून अभिलेख गांधार से मिला और किसमें मिला? खरोष्ठी लिपि या खरोटी स्क्रिप्ट में। और क्योंकि ये खरोटी स्क्रिप्ट या खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ मिला है, इसीलिए इतिहासकारों ने माना है कि जो खरोष्ठी लिपि है, जो खरोटी स्क्रिप्ट है, वो भारत में आई ही कहां से है? पर्शिया से या ईरान से। क्योंकि इसे कैसे लिखा जाता है? ये लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट खरोटी स्क्रिप्ट या खरोष्ठी लिपि जो कि ईरान से आई है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि भाई पर्शियन या फारसी उर्दू लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो वो भी तो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, पर्शियन सिल्वर कॉइन्स या चांदी के सिक्कों को सोगदोई कहा जाता था। पर्शियंस के द्वारा चलवाए गए चांदी के सिक्कों को सोगदोई कहा जाता था और इन्हीं चांदी के सिक्कों को और इन्हीं चांदी के सिक्के या सोगदोई के ही आधार पर भारत में भी सबसे पहले चांदी के सिक्कों को चलाने का प्रचलन शुरू हुआ था, ऐसा माना जाता है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, पर्शियंस के द्वारा चलवाए गए जो गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे उन्हें डेरिक कहा जाता था। ईरानियों के द्वारा चलवाए गए चांदी के सिक्के सोगदोई और जो फारसी स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी उसे डेरिक कहा जाता था। ये था भारत पर होने वाला सबसे पहला विदेशी आक्रमण, सबसे पहला फॉरेन इन्वेजन। इसके बाद भारत पर होने वाला दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ ग्रीक इन्वेजन यानी कि यूनानी आक्रमण, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 बीसी, 326 ईसा पूर्व। ये 326 बीसी या 326 ईसा पूर्व में हुआ, जो किसने किया? अलेक्जेंडर या सिकंदर ने। दोस्तों, ग्रीस में या यूनान में एक प्लेस, एक जगह हुआ करती थी जो कहलाता था मैसेडोनिया, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं मकदूनिया। और ध्यान रखेंगे, मकदूनिया का ही रूलर, शासक हुआ करता था राजा फिलिप। मकदूनिया का ही शासक हुआ करता था राजा फिलिप, और इसी राजा फिलिप का पुत्र बेटा हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान। अलेक्जेंडर या सिकंदर, जिसके गुरु एरिस्टोटल या अरस्तु हुआ करते थे, यही भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से आया। काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया के रास्ते होते हुए ये गांधार की राजधानी तक्षशिला तक पहुंच गया, और तक्षशिला में ही आप जानते हैं उस समय राजा आम्भी का शासन हुआ करता था। उसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया और इसकी मदद करने का वादा किया, और देखते ही देखते अलेक्जेंडर अपनी सेना लेकर पहुंच गया झेलम नदी के किनारे या वितस्ता नदी के किनारे। सारे के सारे शासकों के द्वारा इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिए गए, लेकिन पंजाब के पौरव वंश का राजा पोरस ने इसके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और वितस्ता नदी के ही किनारे या हाइडेस्पीस के किनारे एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ हाइडेस्पीस या बैटल ऑफ वितस्ता या बैटल ऑफ झेलम।
जो कि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अलेक्जेंडर ने या सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, लेकिन पोरस की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसने पोरस का राज्य वापस लौटाया और उसे जीवन दान भी दिया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि झेलम नदी को पार नहीं कर पाया अलेक्जेंडर या सिकंदर, क्योंकि इसकी तबीयत अचानक से बिगड़ी, और जब इसकी तबीयत बिगड़ी तो ये यहां से वापस लौट गया अपना सारा का सारा जीता हुआ क्षेत्र अपने सेनापति को देकर, जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर था। ये वापस चला गया इराक के बेबीलोन नामक स्थान पर। और ध्यान रखेंगे, he died at the age of 33 years in बेबीलोन, और बेबीलोन में ही मात्र 33 वर्ष की आयु में 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। He founded 2 cities, इसने 2 शहर बसाए थे। इसने भारत में 2 शहर बसाए, एक निकैया या विजयनगर, और दूसरा शहर अपने घोड़े के नाम पर इसने बसाया, जिसका नाम था बुकाफेला। इसके अलावा इसने अफ्रीका में भी एक शहर बसाया था जिसे सिकंदरिया कहा जाता था। आपसे पूछेंगे कि बताइए इतिहास का वो कौन सा शासक है जिसका जन्म यूरोप में हुआ, मृत्यु एशिया में हुई और जिसे दफनाया गया अफ्रीका में। तो ग्रीस के मैसेडोनिया में यह पैदा हुआ था, यानी कि यूरोपियन। इराक के बेबीलोन में इसकी डेथ हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि एशिया। और इसे दफनाया गया अफ्रीका के सिकंदरिया नामक स्थान पर, जो शहर इसी के द्वारा बसाया गया था। यह विश्व विजेता कहलाता है और मात्र 29 वर्ष की आयु में इसने पूरे के पूरे विश्व को जीत लिया था। लेकिन इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि भारत आकर इसे मलेरिया हो गया था और मलेरिया से मारा गया सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। और उधर जिस समय सिकंदर भारत में आक्रमण कर रहा था, उस समय मगध में शासन कर रहा था घनानंद। उसी घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई, जिसने मगध के सबसे बड़े राजवंश की स्थापना की, विच इज नोन एज मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं मौर्य वंश में। आज की कहानी को यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे पढ़ना अबाउट मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य के बारे में। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद।